So welcome back guys. Now we are back with our new lecture, and in this lecture we are going to study about the state of industrial sector and foreign trade on the eve of independence. So first we have state of industrial sector. Here you can check it out. We have mentioned that India could not develop a sound industrial base. The reasons for the same are मीन्स जो हमारी कंट्री थी उसका जो इंडस्ट्रियल बेस था ना वो इतना साउंड नहीं था. उसके कुछ रीजंस थे. उन रीजंस में फर्स्ट रीजन क्या था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या किया फॉरेनर्स ने? सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप. मीन्स जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हम लोगों की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, बिकॉज एट दैट टाइम दैट वाज द फेमस इंडस्ट्री, उन्होंने सिस्टमेटिकली उसको डिस्ट्रॉय किया और इंडिया में कोई और इंडस्ट्री उन्होंने स्टैब्लिश नहीं की जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी बेसिकली. प्राइमरी मोटिव बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टू फोल्डेड. अब जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया ना उसके पीछे दो रीजंस थे या दो मोटिव्स थे. फर्स्ट मोटिव इज गेट रॉ मटेरियल एट चीप रेट फ्रॉम इंडिया फॉर अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन. मीन्स जो ब्रिटेन में मॉडर्न इंडस्ट्री लग रही थी उनको क्या चाहिए था? उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए था और वो रॉ मटेरियल इंडिया से चीप रेट के ऊपर मिल जाए उनको. एंड सेकंड मोटिव क्या था? टू सेल फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडिया एट हायर प्राइस. और जो ब्रिटिश कंपनीज अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही थी उस फाइनल गुड्स को इंडिया में क्या कर सके? वो ज्यादा प्राइस के ऊपर क्या कर सके? सेल कर सके. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दो पर्पस के कारण किया गया था. अब अगर ये दोनों पर्पस सोल्व हो जाते तो क्या होता? जो होम कंट्री थी उसको मैक्सिमम एडवांटेज हो जाता. मैक्सिमम एडवांटेज कैसे? उनको इनपुट तो कम प्राइस पे मिल रही है और जो वो सेल कर रहे हैं वो ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं, तो बीच का जो अमाउंट था दैट विल बी देयर प्रॉफिट. मीन्स दे आर गेटिंग द रॉ मटेरियल एट चीप प्राइस एंड सेलिंग द फाइनल गुड्स एट हायर प्राइस. सो वट एवर द डिफरेंस कम इन बिटवीन, वो डिफरेंस क्या था? उनके लिए प्रॉफिट था और वो क्या ट्राई कर रहे थे कि वो प्रॉफिट क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए. नेक्स्ट वी हैव रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में डिक्लाइन कैसे आया? उसमें फर्स्ट वन क्या था? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट या अलग अलग. अब जो फॉरेनर्स थे उन्होंने अपनी टैरिफ पॉलिसी क्या कर दी? अलग अलग कर दी. इस टैरिफ पॉलिसी में क्या किया गया? टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया. मीन्स अगर कोई ब्रिटेन की कंपनी इंडिया से रॉ मटेरियल लेती है उसके ऊपर कुछ टैरिफ नहीं था, मतलब कोई टैक्स नहीं लगता था. टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ ब्रिटेन इंडस्ट्री इनटू इंडिया. और अगर कोई आप ब्रिटिश इंडस्ट्री की चीजें लेके आते हो इंडिया में फाइनल गुड्स, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे नहीं करना था. मीन्स इफ यू आर एक्सपोर्टिंग द रॉ मटेरियल, वो क्या हो गया? आप लोगों को ड्यूटी फ्री हो गया, टैक्स फ्री हो गया. एंड इफ यू आर इंपोर्टिंग द फाइनल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, तो उसने क्या किया था? आप लोगों का वो भी टैक्स फ्री कर दिया, तो उसका प्राइस भी क्या हो गया? कम हो गया. अब उन्होंने कहा जब हम लोगों की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई तो उसके दो इफेक्ट हुए. फर्स्ट वन, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. मीन्स हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो क्या हो गया? बढ़ गया. सेकेंड, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स. अब हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग रॉ मटेरियल को ब्रिटेन भेजते थे और वहां से रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके वो लोग इंडिया में सेल करते थे. तो बेसिकली हमारी कंट्री के पास क्या हो गया? जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज थी वो नहीं थी, तो हम लोग क्या हो गए थे? इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे. और हम लोगों ने क्या किया? फिनिश गुड्स का इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था. नेक्स्ट वी हैव ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. अब उन्होंने कहा जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसमें ग्रोथ जो हम लोगों को मिली ना, जो देखने को मिली, दैट वाज नोटेड ओनली सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी. मींस जो 19th सेंचुरी थी उसके सेकंड हाफ में हम लोगों की कंट्री में मॉडर्न इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई. अब इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी? फर्स्ट वन, कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप. अब उन्होंने कहा जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसमें सबसे पहले क्या किया गया? हम लोगों के पास जो कॉटन और जूट की टेक्सटाइल मिल्स थी वो एस्टेब्लिश की गई. कॉटन टेक्सटाइल वर लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड वर मेनली कंट्रोल बाय इंडियंस. जो कॉटन की टेक्सटाइल थी वो कहाँ पे थी? महाराष्ट्र और गुजरात में थी और उसको कंट्रोल कौन करता था? इंडियंस करते थे. नेक्स्ट, जूट टेक्सटाइल वर कंसंट्रेटेड इन बंगाल एंड वर कंट्रोल्ड बाय द फॉरेनर्स.
और जो जूट की हम लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई थी वो कहाँ लगाई थी, बंगाल में लगाई थी, और उसका जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में था, फॉरेनर्स के हाथ में था। Next we have in the beginning of 20th century iron and steel industry came up. Tata Iron and Steel Company TISCO was incorporated in 1907. हम लोगों ने क्या किया, 20th सेंचुरी में हमारी कंट्री में आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री लगी, और वो किसने लगाई थी, टाटा ने। उसका नाम क्या था, द नेम ऑफ दैट कंपनी वाज टिस्को, और इनकॉर्पोरेटेड कब हुई थी, 1907 में। देन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार हम लोगों ने क्या किया, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री क्या कर दी, लगानी स्टार्ट कर दी थी। अब इन्होंने कहा लेकिन हम लोगों ने ये इंडस्ट्री तो लगाई, लेकिन हम लोगों ने कोई भी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज नहीं लगाई, राइट। तो उसका हमारे पास हमेशा क्या रहा, लैक रहा। नेक्स्ट, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जब हम लोगों के पास डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ही हो गया तो हम लोगों की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका कंट्रीब्यूशन क्या था, कम था जीडीपी के अंदर। नेक्स्ट वी हैव लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब जो पब्लिक सेक्टर था मीन जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उसका रोल क्या था, लिमिटेड था। और हम लोगों ने कुछ ही सेक्टर्स के अंदर क्या किया था, पब्लिक सेक्टर को एम्प्लॉय किया था, या यू कैन से गवर्नमेंट ने कुछ ही सेक्टर बनाए थे। द फर्स्ट वाज रेलवेज, सेकंड पावर जनरेशन, देन कम्युनिकेशन, पोर्ट एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। और अगर आप लोग ध्यान से देखें ये सारी चीजें क्यों बनाई गई थी, ताकि जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल क्या हो जाए, हमारी कंट्री के ऊपर अच्छा हो जाए, वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर सके, राइट। नेक्स्ट वी हैव कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स में फर्स्ट वन क्या है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय बाय डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। अब हमने कर ही लिया कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने कैसे डिस्ट्रॉय किया था। उन्होंने क्या किया था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लेके आए थे। मींस अगर आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हो तो टैरिफ फ्री, और फाइनल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो वो भी क्या थे, टैरिफ फ्री थे। एक्सपेंशन ऑफ रेलवे किया। रेलवे का एक्सपेंशन करने से बेनिफिट क्या हुआ था कि जो रॉ मटेरियल इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अवेलेबल था उसको वो इजीली पोर्ट तक लेके जा सकते थे। नेक्स्ट, नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो जो इंडिया था उसके अंदर कोई भी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री उन्होंने एस्टेब्लिश नहीं की। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री वाज डिकाइंग एंड मॉडर्न इंडस्ट्री रिमेन इन फेंट स्टेज। अब उन्होंने कहा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी वो क्या थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो क्या करने स्टार्ट हो गई थी, डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गई थी। और जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो तो अभी स्टार्टिंग स्टेज में थी। तो इसके कारण क्या हुआ, जो हम लोगों की जीडीपी में शेयर था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो क्या हो गया, कम हो गया था। नाउ नेक्स्ट वी हैव फॉरेन ट्रेड। अब इन्होंने कहा फॉरेन ट्रेड में क्या था हम लोगों के पास, देखो जो रोमन्स थे वो क्या कहते थे, इंडिया को शिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन कहते थे। लेकिन जब जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो वो सारी चीजें क्या हो गई, एंड होना स्टार्ट हो गई। अब उन्होंने कहा जो फॉरेन ट्रेड था उसके लिए हम लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशंस की एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अब प्राइमरी प्रोडक्ट में क्या था, बेसिकली जो रॉ सिल्क, कॉटन, शुगर, इंडिगो एंड जूट, हम लोग क्या कर रहे थे, इसको एज अ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे। देन जो फॉरेनर की इंडस्ट्रीज थी, मींस ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज थी, वो उस रॉ मटेरियल को दे विल कन्वर्ट दैट रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स, और वो फाइनल गुड्स को क्या करते थे, इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे। मींस इंडिया क्या करता था, इंपोर्ट करता था। तो उन्होंने कहा जो फिनिश गुड्स थी, कॉटन, सिल्क, जूट, वुलन क्लॉथ एंड कैपिटल गुड्स, वो हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। देन नेक्स्ट वी हैव मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया बेटा, हम लोगों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या कर लिया, मोनोपोली क्रिएट कर ली थी। मोर देन 1/2 ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द ब्रिटेन। मींस अगर आप 100 यूनिट सेल कर रहे हो तो 50 यूनिट्स आप किसके साथ सेल करोगे या ट्रेड करोगे, ब्रिटेन के साथ करोगे। वाइल रेस्ट वाज अलाउ विद फ्यू अदर कंट्रीज लाइक चाइना, श्रीलंका, ईरान। तो अब इन्होंने कहा देखो अगर आप लोग जितना भी ट्रेड करते थे इंडियन कंपनीज, वो सारा ट्रेड उनको मैक्सिमम ट्रेड किसके साथ करना पड़ता था, ब्रिटेन की कंपनीज के साथ। मींस 50% ट्रेड हम लोग किसके साथ करते थे, ब्रिटेन के साथ, और बाकी का ट्रेड हम क्या करते थे, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ करते थे। अब ब्रिटेन ने क्या किया, अपनी मोनोपोली को हो स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने स्वीज कैनाल ओपन कर दी इन 1869। अब स्वीज कैनाल में अगर आप देखो इस पिक्चर के अंदर आप लोगों को पता लगेगा, पहले क्या होता था, अगर उन्हें मुंबई से लंदन सामान लेके जाना है, इफ दे वांट टू टेक रॉ मटेरियल, सप्लाई फिनिश गुड्स टू इंडिया, सो उनके लिए जो
वे था उसका टोटल डिस्टेंस कितना था 12,300 माइल्स। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, स्वीज कैनाल ओपन कर दी, तो उस स्वीज कैनाल के थ्रू वो डिस्टेंस कम होकर कितना रह गया, सिर्फ 7,200 माइल्स। सो उन्होंने कहा इसके कारण से जब ये स्वीज कैनाल ओपन हुई तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी वो क्या होगी, कम होगी। जब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम होगी तो क्या हुआ, ब्रिटेन को जो इनपुट मिलता था, जो रॉ मटेरियल का इनपुट था, वो सस्ता हो गया, चीप हो गया, बिकॉज जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो कम हुई। और व्हेन दे ट्राई टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट टू इंडिया, तो उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन कम थी, तो इंडिया में भी जब वो फाइनल गुड सेल करते थे उसका प्राइस क्या होता था, कम होता था। नेक्स्ट वी हैव ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। अब देखो हम लोगों ने पढ़ लिया, हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल को और इंपोर्ट करते थे फाइनल गुड्स को। तो उस टाइम पे क्या था, दैट टाइम आवर एक्सपोर्ट वाज फार देन आवर इंपोर्ट्स, और उसके कारण क्या हो रहा था, इंडिया की वेल्थ जनरेट हुई। अब जो वो वेल्थ थी ना, वो फॉरेनर्स ने कहाँ पे यूटिलाइज की, फर्स्ट वन, टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। मीन्स जो हम लोगों की कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, मीन्स रूलर कंट्री थी, दैट वाज ब्रिटेन। सो ब्रिटेन ने क्या किया, जो इंडिया की वेल्थ उसका यूटिलाइजेशन कहाँ किया, अपने ऑफिस एक्सपेंस को पे करने के लिए। सेकंड, टू मीट वॉर एक्सपेंसेस, सेकंड वर्ल्ड वार का सारा एक्सपेंस कहाँ से लिया गया, इंडिया की वेल्थ से, या और भी जो वॉर्स होती थी उनका वो एक्सपेंस कहाँ से लेते थे, इंडिया से लेते थे। टू इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, अब इनविजिबल आइटम्स में क्या था, सर्विसेज वगैरह जितना भी वो इंपोर्ट करते थे उसके लिए पेमेंट कहाँ से जाती थी, इंडिया से जाती थी। तो इंडियन वेल्थ का उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, ड्रेन मतलब उसको खत्म करना स्टार्ट कर दिया था। अब इन्होंने बोला यही रीजन क्या थे, इसी कारण से हम लोगों के पास क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी क्या हो गई, एक पुअर इकोनॉमी बन गई और बैकवर्ड इकोनॉमी बन गई थी। स्टडी करेंगे इतना ही। इफ यू लाइक अवर लेक्चर देन प्लीज काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर अवर चैनल एंड लाइक अवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।